जैसे हमारे भारतीय समाज में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसमें निचली जातियों को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था और ऊंची जातियां उन पर अपना हक जमाया करती थीं, ठीक उसी तरह अमेरिका और अफ्रीका जैसी जगहों में भेदभाव का आधार किसी की त्वचा का रंग रखा जाता था। जैसे अगर कोई काला है तो उसे समाज में निचले स्तर पर रखा जाता था और अगर कोई सफेद है तो उसे सामाजिक श्रेणी में ऊंचा पद दिया जाता था। दुर्भाग्यवश इन बड़े बड़े देशों में तो जातिवाद का मामला इतना संगीन रहा है कि जो कोई भी काले नागरिकों पर हुए अत्याचार के बारे में सुनता है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल आती है। आज हम आपको एक ऐसे ही अश्वेत और लाचार अफ्रीकन की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसकी दुख भरी कहानी को आज भी इतिहास अमेरिका के कलंक के रूप में जाना जाता है। आखिर कौन था वो शख्स और उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके कारण एक पूरा देश इस स्तर तक बदनाम हो गया? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए चलिए जानते हैं अमेरिकी इतिहास को हिला देने वाली उस दुख भरी दास्तान के बारे में। ये उस दौर की बात है जब सफेद अंग्रेज अफ्रीका के अश्वेत लोगों पर इतना जुल्म ढाया करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जुल्म के इसी दौर में जहां एक तरफ अंग्रेजों के पापों का घड़ा भर रहा था, तो वहीं 1883 में युगांडा बॉर्डर के पास स्थित इटूरी फॉरेस्ट में जन्म हुआ एक नवजात शिशु का, जिसके माँ बाप ने उसका नाम रखा ओटाबेंगा। ओटाबेंगा की जाति के ज्यादातर लोग शिकार करने पर ही आधारित रहते थे और उसके परिवार में चाहे बड़े बुजुर्ग हों या फिर छोटे बच्चे, वे सभी स्वस्थ स्थिति में शिकार करने जाया करते थे। इसके अलावा वो सभी अस्थायी आदिवासियों के समूह में आते थे, जिसका मतलब कि वो मूल रूप से किसी एक जगह पर कभी भी टिक कर नहीं रहते थे और समय समय पर अपने रहने की जगह बदला करते थे। एक बार उन्होंने अपने इसी रवैये के चलते कोंगो के जंगल में कुछ महीने गुजारने का निर्णय किया और इसी निर्णय ने उनका जीवन बदल दिया। उस समय बेल्जियम के राजा किंग लियोपोल्ड द्वितीय अपने साम्राज्य को और समृद्ध बनाने के लिए और पैसों की अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी ऐसी वस्तु को ढूंढ रहे थे जिसके प्रयोग से उनकी अर्थव्यवस्था और सुधर जाए। और बस ऐसे ही किसी वस्तु की खोज में उनके जहन में ख्याल आया कोंगो के जंगलों में उपस्थित रबड़ के पेड़ों का। उस समय रबड़ का व्यवसाय वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में एडॉप्ट किया जा रहा था। और बस दुनिया की ऐसी स्थिति को देखकर किंग लियोपोल्ड ने कोंगो के उन जंगलों को हथियाने का फैसला किया और मजदूरों के लिए वहां के अश्वेत लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ ये साजिश चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इन सभी बातों से बेखबर सारी जनजातियां अपने अपने कामों में व्यस्त थीं। एक दिन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के तहत ओटाबेंगा हाथियों का शिकार करने गया और वहां से उसको आने में थोड़ी सी देर हो गई। अपने शिकार से सफल होकर वो बहुत खुश था और रास्ते में अपने परिवार को खुश देखने के लिए तरह तरह के सपने सजा रहा था। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि उसके सामने उसके पूरे परिवार की लाशें पड़ी हुई थी, जिसमें उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे समेत उसकी जाति का हर एक व्यक्ति शव के रूप में बेजान उसके सामने पड़ा हुआ था। और उसी एक क्षण में वो अनाथ होने के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए अकेला भी हो गया, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। पर बेचारे की दयनीय स्थिति तो देखिए कि उस समय मासूम ओटाबेंगा को तो शोक मनाने तक का वक्त नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही उस क्रूर राजा के सिपाहियों की नजर ओटाबेंगा पर पड़ी तो उन्हें उसमें किसी दुखी मनुष्य की परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि उन्हें तो ओटाबेंगा में सिर्फ और सिर्फ एक गुलाम दिख रहा था। बस इसी निर्दयता के चलते उन्होंने बिना एक क्षण बर्बाद किए ओटाबेंगा को बंदी बना लिया और उसे मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया। एक मजदूर के रूप में सुरक्षा व्यवस्थाएं तो छोड़िए, बल्कि अश्वेत नागरिकों को तो 2 वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता था, जिस कारण से बस कुछ ही सालों में भूखमरी और हाइड्रेशन से उसकी मौत हो जाती थी। ओटाबेंगा को भी कुछ समय इन्हीं मजदूरों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा, लेकिन शायद ईश्वर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था और इसी नियति के तहत उसके जीवन में एक मसीहा प्रकट हुआ। सन 1904 में जब सैमुअल फिलिप्स वर्नर नाम का एक अमेरिकन बिजनेसमैन अपने एग्जीबिशन के लिए कुछ अफ्रीकी मजदूरों को कोंगो में ढूंढ रहे थे, तो इसी खोज के बीच उनकी नजर ओटाबेंगा पर पड़ी। उन्हें ओटाबेंगा काफी पसंद आया और इसीलिए ओटाबेंगा समेत 8 अफ्रीकी युवकों को खरीद कर वो अमेरिका आ गए,
ताकि उन्हें सेंट लुइस में चल रहे वर्ल्ड एग्जीबिशन में प्रस्तुत कर सके। उनके 8 मजदूर एग्जीबिशन में अच्छा परफॉर्म करने लगे, जिससे उनकी काफी वाहवाही हुई। लेकिन इन 8 युवकों में पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी ओटा बेंगा की, और इस प्रसिद्धि का कारण था उसके लंबे नुकीले दांत। ओटा बेंगा के लंबे नुकीले दांत सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए एक अनोखी चीज थी, जबकि ओटा बेंगा के मुताबिक उसकी जाति के सभी लोगों के दांत ऐसे ही हुआ करते थे। पर अफसोस कि उसकी जाति के सभी लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण अब ओटा बेंगा पूरे विश्व में ऐसे दांतों वाला इकलौता प्राणी बचा था। दांतों के अद्वितीय होने की ये खबर इतनी तेजी से फैल गई कि इसकी प्रसिद्धि एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई, जिसके कारण अकेले ओटा बेंगा के दांतों को देखने की टिकट 5 सेंट में बिकने लगी। पुराने जमाने में 5 सेंट में कुछ लोगों का एक वक्त का खाना हो जाता था, और अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पहले 5 सेंट की कितनी कीमत थी, और लोग इतनी ही कीमत सिर्फ एक व्यक्ति के दांत देखने के लिए खर्च किया करते थे। इंटरनेट पर मौजूद कुछ सूत्रों से हमें ये भी पता चला है कि कुछ अमीर लोगों की फरमाइश पर ओटा बेंगा के 3 दांतों को उसके जबड़े से निकालकर उन्हें बेचा भी गया था। लेकिन इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि वर्ल्ड फेयर खत्म हो जाने के बाद वार्नर ने ओटा बेंगा को वापस से अफ्रीका भेज दिया था। अब अपनी जनजाति के किसी भी मनुष्य के ना बचने के कारण वो बटवा जाति के लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करने लगा, और वो बटवा जाति से इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि उसने उसी जाति की एक लड़की से शादी भी कर ली। पर अफसोस, शादी के कुछ ही दिनों बाद ओटा बेंगा की दूसरी बीवी की भी सांप के काटने से मौत हो गई। अपनी बीवी की मृत्यु के बाद ओटा बेंगा डिप्रेशन में चला गया था, और जब वार्नर को इस बात का पता चला तो उसने वापस से ओटा बेंगा को अमेरिका बुला लिया। अमेरिका में ओटा बेंगा को एक म्यूजियम में रखा गया, जहां लोगों को आते जाते देख पहले तो उसे बहुत खुशी मिली, पर बाद में अपने प्राकृतिक वातावरण की याद में वो दुखी होने लगा। वार्नर ने इस बात का पता चलने के बाद ओटा बेंगा को इस बार 1906 में ब्रॉन्क्स जू नाम के एक चिड़ियाघर में बंदरों के साथ रखवा दिया। अब वार्नर ने ये सोचकर ओटा बेंगा को चिड़ियाघर में रखवाया था ताकि उसे प्राकृतिक वातावरण मिल सके, पर चिड़ियाघर के प्रशासन ने इस बात का दुरुपयोग किया और ओटा बेंगा को इस्तेमाल करते हुए उससे जबरन कलाओं का प्रदर्शन करवाने लगे, और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जो मानव अधिकारों के खिलाफ कहा जाएगा। बाद में जब इस बात की खबर प्रोटेस्टर्स और मिनिस्टर्स को लगी तो उन्होंने इस बात का विरोध किया और बेंगा को वहां से रिहा करवा कर स्कूल में शिक्षा देने के लिए भेज दिया। स्कूल में कुछ साल पढ़ने के बाद जब ओटा बेंगा को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई तो उसने वहीं पास की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। हालांकि अश्वेत होने के कारण वहां पर भी ओटा बेंगा के साथ काफी अन्याय हुआ, पर बेंगा ने इन सभी अन्यायों को इस उम्मीद से सहा कि इस फैक्ट्री से मिलने वाली सैलरी की वजह से वो वापस अपने देश अफ्रीका जा पाएगा। कई सालों तक लगातार मेहनत करते हुए जब अंततः ओटा बेंगा की आर्थिक स्थिति इस स्तर पर पहुंच गई कि वो अफ्रीका वापस लौट सके, तो अचानक से पहला विश्व युद्ध छिड़ गया, जिस कारण सभी तरह के यातायात संसाधन अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए गए, और इसी वजह से ओटा बेंगा भी वापस नहीं जा सका। अश्वेत होने के कारण न सिर्फ ओटा बेंगा पर अमेरिकी सोसाइटी में कई सारे जुर्म किए गए, बल्कि उसे हमेशा इस बात का एहसास कराया गया कि वो इस सोसाइटी का नहीं है और वो एक अश्वेत प्राणी है, जिस कारण उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी जालिम समाज के बीच ओटा बेंगा ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाया, और अंत में वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया कि 16 मार्च 1916 के दिन उसने खुद को ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आखिर क्या चाहत थी ओटा बेंगा की? सिर्फ इतनी ही तो कि वो खुशी से अफ्रीका में अपने परिवार वालों के साथ रह सके, लेकिन सिर्फ वो अश्वेत था तो उसके साथ समाज में ऐसा बर्ताव किया गया कि स्वयं मानवता के भी आंसू निकल आए। आखिर अश्वेत होने में बेंगा का क्या दोष था कि उसे इन सभी गुनाहों की सजा सहनी पड़ी, जिसका गुनहगार भी वो कभी भी नहीं था, और अंत में उसी छोटी सोच वाली मानसिकता के समाज ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसे खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। पर अफसोस, अमेरिकी इतिहास की वाहवाही की कहानी तो हमेशा लोगों के दिल में प्यार की एक झलक पैदा कर देती है, पर अमेरिकी समाज की ये सच्चाई कभी भी लोगों के सामने नहीं आ पाएगी, और ये सच भी दुनिया के सामने कभी प्रकाशित नहीं हो पाएगा। अगर आप इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये दुनिया के सभी नागरिकों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाला देश कौन सा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।